नमस्कार सभी को। तो आज की वीडियो जो है हम किसी जॉब से रिलेटेड या इस तरह से अपन डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें जो हम सुधार चाहते हैं एचएससी में या आने वाले एग्ज़ाम को लेकर के, या जो इनके एग्ज़ाम लेवल आ रहे हैं, इन सब चीज़ों की जो समस्याएं छोटी मोटी दिख रही है शुरुआत में, लेकिन एट ए कैंडिडेट के लेवल पे देखें तो बहुत बड़ी समस्याएं हो जाती है। उनके बारे में हम कुछ डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आएगी। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है नॉर्मलाइजेशन का, तो वो सही है या गलत है? अगर सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, और इस मामले में क्या किया जा सकता था या आगे क्या किया जा सकता है, ये सभी चीज़ें नॉर्मलाइजेशन के बारे में चल रही है। नॉर्मलाइजेशन में हम मार्क्स के बारे में नहीं बात करेंगे कि किसके कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे किस शिफ्ट के, ये सब चीज़ें बोर्ड का काम है, वो अपने आप करेगा, उसमें हम कुछ भी नहीं आइडिया दे सकते। अब सही क्यों है नॉर्मलाइजेशन? जैसे कि बोर्ड ने एग्ज़ाम लिया है 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम, तो 2 शिफ्ट एक तरह की, 2 शिफ्ट एक तरह की, 2 का थोड़ा इजी लेवल और 2 का हार्ड लेवल। तो इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन सही भी हो जाता है कि उन 2 शिफ्ट के कैंडिडेटों का जो लेवल थोड़ा हार्ड था, तो उस हिसाब से उनको भी न्याय मिलना जरूरी है। और गलत क्यों? गलत है इस हिसाब से है कि हो सकता है उन 2 जो शिफ्ट थी, जो हार्ड वाली थी, उनमें भी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हों, वो अच्छे मार्क्स लेने वाले हों, वो उसमें भी अच्छे स्कोर कर पाते हैं, कर सकते हो, उनका भी नुकसान होना है। अगर नंबर घटते हैं उनमें, तो उस कैंडिडेट का भी नुकसान हो रहा है। तो उस हिसाब से उसके लिए तो गलत भी है ये चीज़, क्योंकि हो सकता है वो इजी में भी अच्छा स्कोर कर पाए और हार्ड में भी उसकी पढ़ाई में वो बहुत अच्छा हो, तो वो अच्छा स्कोर कर पाए, तो उसके लिए वो गलत भी हो सकता है। इसके लिए पहली बात है कि पहले ही किया जा सकता था। अगर एग्जाम एक शिफ्ट में होता, जितनी कम शिफ्ट में होता उतना थोड़ा सा है सिस्टम ठीक रहता, तो वो चीज़ें पहले की जा सकती थी। अभी ये एग्जाम हो चुका है तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। तो ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला जो है आपको भी पता लगना है। उसके बारे में अगर कोई, जैसे अपने चेयरमैन साहब सुझाव भी मांग रहे थे, तो वो चीज़ें भी आप सोच सकते हो कि कानूनी तौर पे उन्होंने पहले ये चीज़ें डिस्कस कर रखी है या बता रखी है कैंडिडेट को भी ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लगेगा, तो उसमें जो है नियम बदले नहीं जा सकते शायद। तो वो चीज़ें तो होनी है। उसके बाद में क्या है कि अब होना क्या है, तो जैसे बोर्ड चाहेगा वैसे नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लग जाएगा जो उन्होंने पहले लगाया था। तो कुछ 2 शिफ्ट को शायद फायदा भी हो जाए, पर फायदा भी कितना, जो उस हिसाब से हर लेवल हार्ड था तो वो बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो वो जो भी फार्मूला उन्होंने लगाना है या जो भी मार्क्स करने हैं तो अपने कर देंगे। उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, वो बोर्ड का काम है, वो रिजल्ट आने के बाद देखा जाएगा। उसके बाद में बात आती है कि आगे के लिए ये चीज़ें चलो हो चुकी है, कुछ समस्याएं जो थी वो काफ़ी लंबे टाइम से बोर्ड के साथ चल भी रही है। इन चीज़ों को लेकर के नॉर्मलाइजेशन पहले भी था, जैसे ग्रुप डी को लेकर के आप ले सकते हो कि चौथी शिफ्ट में जाके कितने कैंडिडेट कम लगे हैं, कितना नुकसान हुआ। हो सकता है उन अपने शिफ्ट में भी बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हों, उनका भी नुकसान हुआ है। तो आगे क्या सुधार हम जो है चाहते हैं कि होने चाहिए बोर्ड के अंदर, कि एक तो एग्जाम कैलेंडर को लेकर के, यानी कि मेंस एग्जाम पे हम बात कर रहे हैं, तो एग्जाम कैलेंडर जारी हो और समय पे एग्जाम हो जाए कैलेंडर के हिसाब से, और समय पे रिजल्ट आ जाए और कैंडिडेट का टाइम खराब ना हो। जैसे कि एग्जाम कैलेंडर टाइम से जारी हो जाए, इतने महीने बाद इस पोस्ट का, इतने महीने बाद इसका, तो वो कैंडिडेट अपनी उस हिसाब से तैयारी कर पाए और लगे उसको भी कितने टाइम तक उसकी उम्मीद हो एक भी, हाँ इतने टाइम में मेरा एग्जाम हो जाएगा, इतने टाइम में रिजल्ट होगा, मेरा इतने टाइम तक मेरे को काम करना है या काम छोड़ के पढ़ाई करनी है। तो ये चीज़ें वो थोड़ा सा सोच सके। और सबसे बड़ी बात जो आगे की पोस्टों के लिए मैं चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब इस पर थोड़ा गौर करें, कि और सभी जो टीचर्स वगैरह हैं, जो स्टूडेंट है, वो भी इस चीज़ की डिमांड करें कि जो 10 टाइम की जो लिस्ट आनी है, यानी कि जब आपका मेंस एग्जाम होगा किसी भी पोस्ट के लिए, जो 10 टाइम्स कैंडिडेट की जो लिस्ट आनी है, तो वो कम से कम 2 या 2.5 महीने पहले जारी करें, ताकि कैंडिडेट को समय मिल पाए थोड़ा बहुत कि हाँ वो इस लिस्ट में आ रहा है और वो तैयारी कर सकता है। क्योंकि अगर आप 2 या 4 दिन 10 दिन पहले बताओगे तो वो असमंजस में रहता है कि मैं तैयारी करूं या ना करूं, मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो उस हिसाब से वो थोड़ा सा मेंटली फ्री होके अपनी तैयारी कर पाए। तो इसके लिए मैं ये
चाहता हूँ कि 2 से ढाई महीने कम से कम कैंडिडेट को मिलने चाहिए भी, इतने टाइम आपके पास है एग्जाम का और आपका टाइम लिस्ट में जो है नाम है तो वो पहले जारी हो जाए इतना टाइम। और इसका ये भी है सिस्टम कि बहुत से कैंडिडेट है जो अपनी जॉब वगैरह छोड़ के जो तैयारी करते हैं तो उनका भी फायदा हो जाए भी, हाँ मुझे तैयारी करने का फायदा भी है, वो उस चीज में रहे या वो उसको लगे कि मैं काम छोड़ के कुछ पढ़ाई कर लूँ या कुछ दिन, तो वो चीजें थोड़ी सी उसके मन से निकल जाएं तो अच्छे से तैयारी कर पाए इन चीजों से फ्री होकर के। अगर ये चीजें उसको पहले से क्लियर होगी, हाँ वो 10 टाइम्स में आने वाला है यानी वो एग्जाम दे पाएगा, तो वो एग्जाम की तैयारी भी करे अगर वो काम छोड़ के भी करना चाह रहा है। उसके बाद में बात आती है एग्जाम लेवल्स को लेकर के। जैसे कि आपने बोर्ड अभी जो सीटी का एग्जाम हुआ था ग्रुप सी के लिए, तो उसके लेवल के हिसाब से भी देखें तो एग्जाम का लेवल करने के लिए थोड़ा सा खर्चा करना चाहिए बोर्ड को, अच्छे एक्सपर्ट से लेकर के अच्छे लेवल का एग्जाम बनाना चाहिए जो भी जिस पोस्ट के रिगार्डिंग है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। सभी पोर्टल वगैरह है जो नेक्स्ट बात में आती है कि सभी पोर्टल वगैरह जो है अगर आपने फॉर्म भरवाने हैं या कोई डॉक्यूमेंट आपने कैंडिडेट से नया लेना है तो उसके हिसाब से वो चीज़ें पहले से तैयार होनी चाहिए और अच्छे से काम करनी चाहिए। तो उसमें बाद में आप कैंडिडेट पे इल्ज़ाम लगाते हैं या कहते हैं कैंडिडेट की कमी बताते हैं तो वो चीज़ थोड़ी सी सुधार करने वाली भी है। अब पीछे जैसे कि 15 दिन का टाइम दिया और फिर जब कैंडिडेट फॉर्म भरवाने जा रहा है और अपना सर्टिफिकेट नया बनाने की कोशिश करता है तो वो बनते नहीं है। मेरा खुद का 13-14 दिन से सर्टिफिकेट बना था, तो वो चीज़ें थोड़ी सी गौर करने वाली है कि उन चीज़ों पे थोड़ा सा काम किया जाना चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ मांगी है नहीं तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी आपकी भी पहले से होनी चाहिए और पहले से टाइम से बता दें कैंडिडेट को कि हाँ ये चीज़ इस तारीख से लागू हो रही है और इस तारीख के बाद की आपके पास होनी चाहिए, तो वो चीज़ें थोड़ा सा कैंडिडेट पहले कर पाए। फिर इसके बाद में बात आती है क्वालिफिकेशन को लेकर के क्लियरिटी होनी चाहिए भी, कौन सी चीज़ें किस तारीख तक की आपके आगे मेंस एग्जाम में वैलिड होएगी जब तक आपका रिजल्ट आएगा, या जो आप अगर नौकरी के पात्र हो तो किस डेट तक की क्वालिफिकेशन आपकी मानी जाएगी। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर कर देनी चाहिए टाइम से, क्योंकि जैसे कि पीछे हुआ था तो क्या आपने बोला था फ्रेश बीसीए कैंडिडेट या बीसीबी कैंडिडेट हो गया, एबीएस हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया, इनके चाहिए, तो वो ऐसा कुछ आप लोगों को थोड़ा सा टाइम से पहले बता दें कैंडिडेट को भी ये क्वालिफिकेशन या ये आपके जो है डिप्लोमा हो गया या ये आपके सर्टिफिकेट वगैरह हैं इस तारीख तक के आपके पास होने चाहिए। तो वो चीज़ें भी थोड़ी सी है टाइम टू टाइम अगर कैंडिडेट को पता लगते रहे या बता दी जाए टाइम से तो थोड़ा सा सुधार हो सकता है, कैंडिडेट की गलतियां कम हो सकती है उसमें। तो इसमें जो है ये मेन सबसे बड़ी चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस करी है, मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आपको अगर लगे अच्छा इसमें से कुछ तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।